नवी परिभाषा नवी हो मंथना तुम्ही आशा नवी भाषा नवी परिभाषा नवी वाट नवी ही प्रबोधनाची कल्पना संकल्पनाची नवीन विचार प्रणालीची ही दिशा भविष्याची मंथन 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 मंथन. नमस्कार. सोलापूर वृत्तदर्शनच्या मंथन या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. श्रोते हो, आपल्या मनात खूप भीती असते हो जगण्याची, सगळ्यांनाच असते आणि प्रत्येकाला असं वाटत असतं की निरोगी छान असं आयुष्य असावं, डॉक्टर शिवाय आयुष्य असावं. पण आपल्याला काही पथ्य पाळताही येत नाहीत आणि खाण्यापिण्याचे चोचले हे आपल्या जिभेला आपण अगदी पुरवतच असतो. पण यातून वेगळं काही आहे का? आपण छान जगू शकतो का? आज आपण ज्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत ते आहेत डॉक्टर श्यामसुंदर गुप्ताजी. त्यांच्याशी आज आपण निसर्गोपचार पद्धतीबद्दल बोलणार आहोत आणि ते सुद्धा अगदी मनमोकळेपणाने. खरं तर ते हिंदी बोलतात, त्यामुळे ते हिंदीतनं बोलतील, मी सुद्धा त्यांच्याशी हिंदीतनं बोलेन आणि आदनमधनं हिंदी आणि मराठी असं एकत्र सुद्धा होऊ शकेल. पण याच्यामध्ये भाषा हे माध्यम नाही, तर याच्यात निसर्गोपचार पद्धती काय आहे याच्याबद्दल आपण संपूर्णपणे चर्चा करूया. नमस्कार. नमस्कार. डॉक्टर गुप्ता जी, आप शोलापुर में आए हैं निसर्गोपचार पद्धति के बारे में लोगों को बताने को, लेकिन हमारे मन में ये एक प्रश्न है कि आप कहाँ से आए हैं, आपका परिवार कैसा है, आपके पिताजी कैसे थे? मैं उज्जैन से आया हूँ, मध्य प्रदेश से. वैसे वस्तुतः मैं सिविल इंजीनियर हूँ, उज्जैन विकास प्राधिकरण में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ. लेकिन डॉक्टर जो लगाते हैं वो? हाँ, डॉक्टर तो इसलिए लगाते हैं कि सन 94 में मैं बीमार हुआ था. हाँ. और उज्जैन इंदौर से इलाज कराते कराते बॉम्बे कराया, तो डायग्नोसिस में लीवर कैंसर निकला. हाँ. और इसके बाद दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी दवाइयों की रिएक्शन से, और इंटेस्टाइन बड़ी आंत से मोशन निकलना बंद हो गया था क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी असर था. हाँ. वहाँ इलाज कराते कराते 3 महीने में यह स्थिति बनी. जुलाई 94 से इलाज करवाया था, नवंबर तक स्थिति बनाई कि डॉक्टर ने कहा कि आपके सारे ऑर्गन्स डिसऑर्डर हो गए हैं और अब ये कार्य करने में आगे असमर्थ होंगे, तो आपके पास अब लगभग सब दवाएं उन्होंने बंद कर दी. उन्होंने कहा आपके पास लगभग 15-20 दिन हैं, आप शांति से निकालिए और घर जाइए. हाँ. आप सिविल इंजीनियर है? सिविल इंजीनियर है. हाँ. और परिवार कैसा है? परिवार अच्छा है. मेरे पिता गणित के माने हुए प्रोफेसर रहे हैं. हाँ. शाजापुर जिला उज्जैन, जिला शाजापुर में. हाँ. मध्य प्रदेश में. और मेरी माँ भी दयालु है. पिता अनुशासन प्रिय रहे हैं. हाँ. उन्होंने गणित के माध्यम से जीवन के कई सूत्रों को हल किया है. हाँ. और उन्हीं से मैंने प्रेरणा भी ली है. हाँ. वो भी सेवाभावी रहे हैं, उनके कुछ गुण मुझ में भी आ गए ऐसा लगता है. लेकिन जो सामाजिक भावना जो आपके मन में है वो पिताजी से आई है, माँ से? पिताजी से आई है और ज़्यादा प्रभाव दादाजी का रहा है. हाँ. दादाजी सामाजिक कार्य में थे? दादाजी सामाजिक कार्यों में थे. वस्तुतः वह राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पटवारी थे, लेकिन उन्होंने किसानों की समस्याओं को बहुत सरलता से जिस तरह से सुलझाते थे वो मेरे मन में छाप छोड़ी थी. क्योंकि किसान हमेशा फसल में उनको नुकसान होता था या वो अपने गहने गिरवी रखकर काम चलाते थे. उन्होंने इस तरह से व्यवस्थाएं करी कि उनको ये नहीं करना पड़े, और जो भी उनके पास कार्य थे उनको हल करते थे, उनकी समस्याओं को सुलझाते थे. और माँ जी के बारे में? माँ मेरी अच्छी दयालु हैं, धार्मिक हैं. हाँ. और पूजा पाठ करती हैं. और
अपने पिताजी बच्चे- अनुशासन प्रिय थे, कड़क थे, कड़क थे। डांटते थे? हाँ, कभी जब लगता था कि हम बात नहीं मानते थे किसी वजह से, हाँ। तो वो फिर थोड़ा डांटते थे। हाँ, और माँ जी की डांट पड़ी है? माँ जी की डांट नहीं थी, माँ जी नहीं डांटती थी, वो केवल स्नेह करती हैं और प्यार करती हैं। और आप स्कूल में कैसे थे? स्कूल में पढ़ाई में अच्छा माना गया था, क्लास में फर्स्ट हमेशा आता रहा। और विशेष रूप से गणित में, क्योंकि पैतृक गुण था, पिताजी हाँ। प्रोफेसर रहे हैं, तो गणित में काफ़ी नई नई तरीके से प्रश्न को हल करना, क्वेश्चन का आंसर निकालना, हाँ। ये मेरे शौक में शामिल था। अदर एक्टिविटीज में आपका सहभाग था स्कूल में? उसमें डिबेट कंपटीशन में भाग लेते थे, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, निबंध हाँ। में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अच्छा शौक ये था कि मेरे आसपास का माहौल अच्छा रहे, तो जो लोग मेरे आसपास हैं वो खुश रहें, तो कोशिश हाँ। रहती थी कि वो खुश रहें तो उनकी समस्याओं को सुलझा सकें। जब उनकी समस्या सुलझाते थे तो उन दोस्तों का व्यवहार बिल्कुल भाई जैसा रहा। हाँ। हमेशा दोस्त रहे, दोस्तों की वजह से मैं हमेशा अपने आप को धनवान मानता रहा। मित्र हाँ। धन बहुत अच्छा धन रहा, हाँ। जिसने आज तक साथ दिया है। और महाविद्यालयीन पढ़ाई आपकी कहाँ हुई? हायर सेकेंडरी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो होता था 11वीं तक। इसके बाद इंदौर में गोविंद राम सेक्सरिया कॉलेज हाँ। से मैंने इंजीनियरिंग किया, बी सिविल, 5 साल का कोर्स था। हाँ। तो सिविल भी लेने का उद्देश्य एक ही था उसमें कि इंजीनियरिंग में भी ये एक ही है ब्रांच है जो सभ्यता का विकास कराती है। सिविल ही ब्रांच ऐसी है जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। आपका सड़कें, नालियाँ, ये पुल बनाना है, बांध बनाना है, ये कॉलोनी बनाना है, इसमें मुझे बड़ी रुचि थी। हाँ। रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसे 3 मूलभूत आवश्यकताएं आज व्यक्ति की हाँ। रहती है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं मकान बनाने वाले किसी डिपार्टमेंट में जाऊं। तो मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण में उस दिन से प्रवेश किया और वहाँ जो मकान बनाए उनको अपनी क्वालिटी से, चीज़ों से, प्लानिंग से अच्छे करने की कोशिश की और आज काफ़ी लोगों को अच्छे मकान मिले हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। आपने बताया कि आप बहुत बीमार पड़े थे जी। उस वक्त मन में भाव क्या थे? बीमार पड़े थे, एक्चुअली शुरू से स्वभाव तो अच्छा खुशनुमा ही रहा। हाँ। और मूल रूप से जो अच्छा हुआ उसका कारण भी एक ही है कि धनात्मक विचारधारा, एक पॉजिटिव थिंकिंग डेंस रूप में, अच्छे घनत्व के रूप में मेरे पास रही। तो जब बीमार हुआ तो ये लगा कि इसको फेस करना चाहिए अपने को। हाँ। इसका मुकाबला करना चाहिए और उसमें जो भी अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है वो करना चाहिए। तो एलोपैथी का जो स्वर्ग माने जाने वाला जो शहर अपना बम्बई है, जहाँ हिंदुस्तान का माना हुआ शहर है, जहाँ से अगर मना कर दिया जाए तो आप हिंदुस्तान में किसी भी शहर में अपना इलाज नहीं करा सकते। मैं वहाँ गया, वहाँ सारे डॉक्टर्स बॉम्बे हॉस्पिटल्स के, टाटा मेमोरियल से, केईएम हॉस्पिटल, उन लोगों से डिस्कशन किया बीमारी के दौरान कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। उसी दौरान मुझे शरीर शास्त्र की जानकारी भी उन लोगों ने दी, जिससे मेरा ज्ञान बढ़ा। मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि ये शरीर ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, जिसे किसी वजह से या गलतियों से हमने ख़त्म कर लिया है। और इच्छा ये थी कि एक बार अगर मौका मिल जाए तो शरीर को पूरा बदल देंगे और अच्छे रूप में ले आएंगे। डॉक्टर ने डायग्नोस क्या किया था, क्या हुआ है ऐसे बताया था? डॉक्टर्स ने इलाज उज्जैन से तो स्टार्ट किया था कि आपको पाइल्स है, फिर फिशर फिशुला बताया, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस बताया। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्होंने कहा आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस ही नहीं बल्कि आपको लीवर कैंसर भी है। लीवर कैंसर का इलाज करते करते स्थिति ये बनी कि किडनी फेल हो गई, दोनों किडनियाँ फेल बताई गई। फिर धीरे धीरे हार्ट पे असर आया, धीरे धीरे उन्होंने कहा आपका शरीर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, 15-20 दिन लगेंगे। क्योंकि उस समय दर्द और जलन काफ़ी थी, लेकिन मुझे बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, आनंद फिल्म, जिसमें राजेश खन्ना इस तरह के, जिसने एक्टिंग की इस तरह की, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में भी एक ये मौका आया है, मुझे समय कम बचा है तो मैं जितना अपने आप को खुश रख सकूं और अपने आसपास के माहौल को बना सकूं। 15 दिन हाथ में रहे थे जी, सिर्फ 15 दिन। सिर्फ। आगे तो अंधेरा था। आगे अंधेरा था। आगे अंधेरा था। फिर मन में रोशनी कैसे पैदा हो गई? 15 दिन जब डॉक्टर ने बताया तो ये मैं मान के चला था कि 15 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर सब कुछ होते हुए भी ईश्वर तो हो नहीं सकता। मैं बहुत खुश हुआ कि 15 दिन मेरे पास हैं, जबकि व्यक्ति को ये पता ही नहीं लगता है कि कब चला जाएगा।
तो इच्छा ये हुई कि इन 15 दिन में अपने जितने काम में कर सकता था अपनी ज़िंदगी में उनकी पूरी लिस्ट बनाई। ऐसे 1784 कामों की लिस्ट बनाई थी जो मुझसे अपेक्षा करते थे मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त लोग, मेरे ऑफिस वाले और मेरे समाज के लोग। उन सब की लिस्ट बनाई कि इन कामों को मैं 15 दिन में निपटा दूं। आपकी उम्र क्या थी तब? तब मेरी उम्र लगभग 35-35.5 साल की थी। आपकी शादी हो गई थी तब? शादी हो गई थी, मेरी 9 साल की समय बच्ची थी। हाँ। जो अब तो 22 साल की हो गई है। हाँ। पत्नी को कैसा लगा ये सुनकर? पत्नी को, सही बात तो है कि पहले पत्नी को मैंने बताया नहीं था। जब लास्ट स्टेज पे आ गए तब थोड़ा सा संकेत दिया था। वो संकेत वो समझ गई थी। लेकिन शांत रही। पत्नी का स्वभाव बहुत अच्छा है और गंभीर काफी है। जब लेकिन वो 15 दिन उन्होंने कैसे निकाले होंगे? उन्होंने नहीं निकाले वो 15 दिन। जैसे ही मैं वहाँ से 10 दिसंबर 94 को घर आया तो पहले मैंने सोचा कि जो कामों की लिस्ट मैंने जो बनाई है उसको फाइनल करूं। तो मेरे पास समय नहीं था। मैंने ये विचार किया कि 15 दिन और 15 रात मेरे पास, ऐसे मतलब 30 दिन है। तो मुझे अब सोना नहीं है, आगे तो चिरनिद्रा में सोना ही है। तो उन लिस्ट में काम करते करते करता गया। लोग घर आते थे, लेकिन मैं ऑफिस था या कहीं था, लोग आश्चर्य करते थे जो व्यक्ति 15 दिन बाद समाप्त होने वाला है। हाँ। वो ऑफिस जा रहा है, साइट पर जा रहा है या और काम कर रहा है। अब बिछाने में नहीं थे? बिछोने पे नहीं था। मैंने कहा ये जो भी होना है, डॉक्टर्स ने मुझे गोलियां दी थी कि आप अपने घर वालों को बोल देना हर 3-3 घंटे में स्लीपिंग पिल्स लेते रहें ताकि आपका अंतिम समय 15 दिन शांति से गुजर जाए। तो मैंने सारे स्लीपिंग पिल्स नाली में फेंक के आ गया था। वहीं जैसे हॉस्पिटल से निकला मैंने कहा मैं पूरे होशपूर्वक 15 दिन जीना चाहता हूँ और ईश्वर की आराधना इस रूप में हो कि जो मनुष्य जीवन मुझे मिला है, पता नहीं अगले साल अगले बार मिले या ना मिले, तो मैं इसको इस तरह से बिताऊं कि सबकी अपेक्षाएं पूरी कर दूं। फिर तो ये आश्चर्य हुआ फिर कि 8 दिन भी नहीं हुए होंगे कि 8 दिन में मेरे जितने काम थे 1784 सारे निपट गए। और पहली बार मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग जिंदगी भर सोचते ही रहते हैं कि काम कैसे निपटाएं, लेकिन व्यक्ति अगर सोच लेता तो हो जाता। उन दिनों कामों की गति इस तरह से थी कि वो 7 दिन और 7 रात बिल्कुल भी एक पल भी आंख नहीं झपकी, क्योंकि उत्साह अंदर इतना था और ईश्वर को लगातार धन्यवाद दे रहा था कि मेरे काम निपटते जा रहे हैं। लोगों ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। फिर एक चिट्ठी मैंने गोरखपुर लिखी थी। यहाँ जब लोग आने लगे तो आंसू बहाते हुए आए, क्योंकि ससुराल वाले मित्र लोग यहाँ आए तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये मरने के पहले ही मेरा 13वां मना रहे हैं और मैं उनसे हंसने की कह रहा हूँ, लेकिन वो रोते हुए आ रहे हैं। उससे मेरे घर के लोगों पे भी प्रभाव गलत पड़ने लगा था। तो मैंने गोरखपुर चिट्ठी लिखी थी, जहाँ आरोग्य मंदिर गोरखपुर है नेचुरोपैथी का। मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में सुना जरूर था, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं था। मैंने उनसे चिट्ठी लिखी कि मैं अंतिम समय आपके केंद्र पे बिताना चाहता हूँ प्रकृति की गोद में, ताकि आराधना कर सकूँ और अपने रिश्तेदारों से और समाज से इनसे सबसे मुक्त हो सकूँ। जब तक मैं अकेला नहीं रहूँगा तब तक शिव ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। उन्होंने भी चिट्ठी में वापस जवाब आ गया 2-3 दिन में कि आप आ जाइए, आप अच्छे हो जाएंगे। मैंने उसको मजाक के रूप में लिया, क्योंकि मेरी इच्छा तो केवल वहाँ जाने की थी। घर में काफ़ी तूफान मचा कि अंतिम समय पे लोग घर पे रहते हैं और घर वाले रहते हैं, आप अकेले जा रहे हैं। मैंने यहीं से उनसे विदाई ली कि मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। माता पिता सबकी वही थी। उन्होंने कहा अब क्या होगा? हमने कहा कि जब खबर आपके पास आ जाएगी तब। साथ में कौन आया था आरोग्य केंद्र में? तो पहले मैं अकेले ही जाना चाहता था, लेकिन परिवार वालों का दबाव था कि कम से कम तुमको छोड़ के तो आ जाएं, चलो तुम्हारी इच्छा ये पूरी कर देते हैं। तो मेरे छोटा भाई मेरे साथ गया था और वहाँ वो रुका था 1-2 दिन 3 दिन, जो कि मैंने कहा आप जाओ वापस। तो उसकी आंखों में भी वही बात थी कि किस तरह से अब क्या होगा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जब यहाँ से अवसान होगा तब तुमको खबर आ जाएगी, तब तुम संभाल लेना। वहाँ का पहला दिन कैसा था? पहला दिन मैं वहाँ गया तो कुछ फाइल केस पेपर्स ले गया था। डॉक्टर विठल दास मोदी ने देखा, उन्होंने कहा था ये सब कूड़ा कचरा है, इसको फेंक देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। दवाइयाँ जो केस पेपर्स थे, जो रिजल्ट्स थे, जो ब्लड की रिपोर्ट थी, देखे भी नहीं। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, ये कचरा है, इसको इसमें फेंक देते हैं। कि अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे हम प्रकृति की गोद में जा सकते हैं। आपकी मरने की इच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मरता है वो जीता है।
मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था कि इस तरह की उन्होंने बात की थी, क्योंकि जो मरने को तैयार है वही जीने का अधिकार इस दुनिया में उसको है। तो उन्होंने फिर शुरुआत करी, मुझे बर्फ़ के पैकेज दिए, आइस पैकेज दिए, या पेट पर दिया, इस पर दिया। इसके बाद उन्होंने मिट्टी का पूरा लेप करवाया, गड्ढा खोदकर उसमें पानी कीचड़ जैसा था उसमें पूरा उतारा उन्होंने। कीचड़ में? हाँ। एक गड्ढा खोदा, उसमें मिट्टी थी, उसमें पानी भर दिया और इतना गर्दन तक उसमें उतारा कि आप आधे घंटे इसमें रहिएगा। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे शरीर में कहीं संचार होने लगा और ऐसा लगने लगा कि नहीं कुछ फ़ायदा मिल रहा है, मतलब उत्साह आ रहा है, हल्कापन लग रहा है। फिर उन्होंने कुछ सूर्य किरण चिकित्सा दी, एनीमा दिया, इस तरह से पूरे शरीर की उन्होंने इस तरह सफाई की जैसे धोबी अपने कपड़ों को धोता है। विट्ठल दास मोदी जी ने कहा था कि मैं धोबी हूँ, आपके अंदर की टॉक्सिसिटी जितनी दूर कर सकता हूँ इस तरह से साफ करके करूँगा। उन्होंने सिखाया है कि सफाई लोग बाहर पसंद करते हैं, वस्तुतः हमारे अंदर की सफाई पे कोई ध्यान नहीं देता है। वस्तुतः अंदर की अगर सफाई हो जाती है तो बाहर की सफाई तो स्वतः हो जाती है। फिर आपको कैसा लगा, मुझे अच्छा लगने लगा? वहाँ तबीयत कैसी थी तब? तबीयत तो बहुत ज़्यादा एकदम तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी लग रहा था, हल्कापन था। जहाँ बिल्कुल अंधेरा ही हो गया था जीवन में, जहाँ शरीर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था, वहाँ मुझे कुछ नींद आई, अच्छी नींद आई। सुबह उठे, अच्छा लगा। फिर लगा कि ये जीवन ऐसे ही निकल रहा है। अब 8 दिन और बचे हैं। 8 दिन यहाँ निकल गए थे, 8 दिन बाद पहुँचे तो डॉक्टर के हिसाब से तो 8 दिन और बचे हैं। तो हर दिन को, हर क्षण को मैं इस तरह से जीना चाहता था कि फिर मिले न मिले ये क्षण। तो वहाँ जो रोगी आए थे या जो डॉक्टर्स थे उनके साथ खूब हंस के बातें और चीज़ें की, उससे मेरे इसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। पहली बार लगा कि हंसने से वास्तव में व्यक्ति में नेगेटिविटी कम हो जाती है और बहुत पॉजिटिव हो जाता है। निसर्गोपचार में मिट्टी का लेप दिया, लेकिन खाने के बारे में? खाने के बारे में चूंकि उस समय मेरा सारा भोजन बंद था, लेकिन उन्होंने गेहूं के ज्वारे चालू करवाए। गेहूं के ज्वारे? हाँ। जो गेहूं नवरात्रि में माता जी के उसमें उगाते हैं अपने हिंदुस्तान में कई जगह पे। वो घास बड़ी होती है, वो गेहूं को बो देते हैं मिट्टी में और उसमें पानी डालते जाते हैं। सप्ताह भर में वो घास इतनी 4 इंच 5 इंच बड़ी हो जाती है, उसको काट के उसको खाना है। तो वो उन्होंने खाने का बताया, वो खाया। फिर नींबू पानी शहद, नींबू पानी शहद शुरू में लिया तो खून की उल्टियाँ भी होती रही, लेकिन धीरे धीरे नींबू पानी शहद एडजस्ट हुआ। जब खून की उल्टियाँ ज़्यादा होने लगी तो उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं, सब विकार निकल रहा है। जो अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो अपच भोजन है, इसकी वजह से आप ये बीमार हुए हो या ये हुआ है, तो ये दूर हो रहा है। इन चीज़ों में फिर धीरे धीरे इंटेस्टाइन से भी ब्लड निकलने लगा, खूनी बवासीर जैसा पूरा हुआ, ऊपर से भी निकलने लग गया। मुझे भी लगा कि हाँ अब 8 दिन ही हैं, निकल जाएंगे जैसे भी होगा। इस बीच घर से फ़ोन आते रहे, लेकिन मैंने किसी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। बस यही उन्हीं लोगों से कहलवा दिया कि कहना आप अच्छे हैं बस। फिर 8 दिन कैसे निकल गए? फिर 8 दिन, 14वें दिन के करीब ऐसा हुआ कि मैं सुबह विपश्यना भी उन्होंने सिखाई थी। विपश्यना जो ध्यान का एक अच्छा सब्जेक्ट है और साइंस भी है। वहाँ से मैं आया तो थोड़े चक्कर आने लगे, तो मैं अपने रूममेट जो नेपाल का था, गुप्तई करके था वो, तो उससे कहा कि मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, मैं सो जाता हूँ। मैं सो गया। फिर मुझे पता नहीं, फिर डॉक्टर्स ने देखा करा तो बीट्स कुछ बंद हो रही है, पल्स चल रही है, मतलब लास्ट स्टेज जैसी रही। वो स्टेज ये रही, बीच में ऐसा लगा कि पल्स ही गायब हो गई। तो उन्होंने कहा कि अब इसकी तो एक तरह से डेड बॉडी हो गई है। लेकिन फिर 7-8 घंटे के संघर्ष के बाद वापस मैं बैठ गया। इसके बाद जीवन में जो फिर उत्साह आया कि नहीं मैं रह सकता हूँ, जिंदा रह सकता हूँ। फिर एक दिन पास हुआ, 15वां दिन पास हुआ, 16वें दिन लगा कि आज सुबह सुहानी सुबह मिली है, शायद दोपहर तक अपन नहीं रहें। दोपहर में लगा कि शाम तक रहें या ना रहें, लेकिन जो निपटाना है वो निपटाते चले जाएं। तो वहाँ निपटाने को मेरे पास कुछ था नहीं। डर नहीं लगता था? डर की बात तो थी नहीं, क्योंकि ईश्वर की आराधना हो रही थी और ईश्वर पे ही सारा ध्यान जा रहा था। वस्तुतः ऐसे लेकिन मानव मृत्यु से ज्यादा डरता है ना? डरने की स्थिति तो नहीं थी, क्योंकि मैं तो आनंद जैसी फिल्म का वो पूरा था, राजेश खन्ना एक कैरेक्टर के रूप में
एक जहन में था मेरे कि जब तक भी क्षण है हर क्षण का आनंद ले लें, पता नहीं अगले बार ये क्षण मिले ना मिले। तो उस तरह से लेते रहे। 17वां दिन निकला, 18वां दिन निकला, ऐसे 3 महीने वहाँ निकले। 3 महीने बाद मैंने घर वालों को फ़ोन किया कि मैं घर आ सकता हूँ। वो तो बहुत खुश हुए वो कि आ जाओ आप। फिर यहाँ घर आ गए। अब बिल्कुल ठीक है आप? ये इलाज चलता रहा करीब यही नींबू पानी शहद गेहूं के ज्वारे का 7 साल तक। 3.5 साल बाद जब दिखाया तो मेरा कैंसर गायब था, किडनियां काम कर रही थी, इंटेस्टाइन पूरी काम कर रही थी और शरीर एक तरह से जो हीमोग्लोबिन उस समय 2.5-3 के करीब रह गया था वो 16 हो गया था। मैं इस 3 बरस में आपने कोई खाना नहीं खाया? गेहूं के ज्वारे का रस गेहूं के ज्वारे लेता था मैं दिन में 3 बार। और चूंकि मैं बिछोने पे तो रहा ही नहीं, हमेशा इच्छा रही थी कि चलते चलते ही जाना है। जैसे सैनिक होता है वो दुश्मन की गोलियां भी खाता है तो भी बढ़ता चला जाता है। और जब ये एंड आएगा, जब आता है, नहीं होती थी खाने की इच्छा तो उस वजह से खत्म ही हो गई थी। हमेशा लगता था कि ये डिस्पोजल होना जरूरी है। अगर कुछ खाया है, अगर वो नहीं निकला तो अंदर टॉक्सिसिटी करेगा और तकलीफें पैदा करेगा। तो ये विचार के कारण खाने की तो इच्छा हुई नहीं। लेकिन मैं अपनी साइट पर जाता था, कंस्ट्रक्शन की इंजीनियर हूँ तो कंस्ट्रक्शन का साइट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या रोड कंस्ट्रक्शन जाता था तो जेब में वो गेहूं के ज्वारे सुबह के रख लेता था। दिन भर उसको दोपहर तक खाया, दोपहर में फिर एक गमले का फिर रख लिया, शाम तक खाया, फिर रात को इस तरह से लेता रहता था। लेकिन ये निसर्गोपचार पद्धति, आपने इसका अभ्यास, इसकी पढ़ाई कब की? वस्तुतः जब मैं वहाँ गया था गोरखपुर, तो गया तो इसी हिसाब से था। मैं जनवरी के उसमें गया था। तो वहाँ ये कोर्स चल रहा था डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी का। तो वहाँ क्लासें लग रही थी और पूरे देश से लोग आए हुए थे जो डिप्लोमा करने आए थे। उन लोगों से चर्चा हुई तो उनकी जो क्लासें लगती थी उसमें पूरे में पार्टिसिपेट करता था। तो डॉक्टर विठलदास मोदी, डॉक्टर विमल मोदी के जो लेक्चर होते थे वो मेरे अंदर ऊर्जा का संचार कर गए। तो 2 महीने का उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था। तो जनवरी फरवरी में मार्च पूरा रहा वहाँ। लोगों का विश्वास है नेचुरोपैथी पे? आपको क्या लगता है? लोगों का पहले भी विश्वास तो था, लेकिन मेरे आसपास के लोगों का विश्वास शायद मेरी वजह से बहुत बढ़ गया। जीता जागता उदाहरण चाहिए लोगों को। अच्छी बातें तो सब होती है। हमारे आसपास के लोगों ने देखा कि रोज एक दिन पास हो रहा है और ये उत्तरोत्तर स्वास्थ्य इनका अच्छा होता जा रहा है, जबकि इनकी दवाएं गोलियां बंद हो गई और खाना भी बंद हो गया। तो इस तरह से विश्वास आसपास के लोगों को हुआ, घर वालों को हुआ, परिवार को हुआ, समाज को हुआ। लेकिन ये नेचुरोपैथी क्या है, लोगों को बताना चाहिए ना कि नेचुरोपैथी कुछ नहीं, एक्चुअली ये जीवन जीने की कला है। नेचुरोपैथी भी पैथी भी नहीं लगाना चाहिए, एक्चुअली नेचुरल लाइफ है। मतलब नेचुरल लाइफ है। तो इट इज अ वे ऑफ लाइफ। मतलब इसमें कुछ नहीं, जो प्रकृति ने आपको दिया है वो सब पके हुए रूप में दिया है। उसमें अलग से आप दिमाग मत लगाइए। अगर आप उसमें दिमाग लगाते हैं तो आपकी बुद्धि प्रकृति की बुद्धि के स्तर से बहुत छोटी है। तो सालों से मनुष्य ने यही किया है। जो फल अच्छा हो सकता है उसमें भी नमक मिर्च लगा के खाता है, जबकि उस फल अपने आप में ही संपूर्ण स्वाद के रूप में डेवलप किया हुआ है। ऐसे ही सब्जियां आपकी जो पकी हुई है सूर्य की धूप से, सूर्य की गर्मी से, वही पकी हुई है, जबकि सामान्य व्यक्ति सोचता है ये कच्ची है। आपका शरीर जो बना है वो शारीरिक स्वभाव पर आधारित है, मतलब बेस पर है। लेकिन जब हम पकी हुई चीज़ें लेते हैं, उसमें मसाला डालते हैं या दूसरी चीज़ डालते हैं, तो हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है, ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है। जिस प्रकार तेजाब आपके शरीर पे अगर तेजाब डाल दिया जाए तो ये चमड़ी आपकी जल जाती है या फट जाती है। उसी तरह अगर एसिड अगर इस तरह से डेवलप होता गया तो आपकी इंटरनल स्किन, जो आंतरिक त्वचा है, वो भी धीरे धीरे छिलती चली जाती है, उसकी क्षमता भी कम हो जाती है। उसी तरह हमारे जो अंग हैं उनकी भी क्षमता कार्य करने की कम होती चली जाती है। लेकिन शरीर को प्रोटीन्स कैसे मिलेंगे? कुछ खाया नहीं तो? शरीर को प्रोटीन मुझे और कार्बोहाइड्रेट और ये सब जो बातें हैं
ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं केवल ज्वारे के रस पर था या पानी पर भी रहा हूँ, उस समय लगता था ये चीज़ें कहाँ से आती थी। मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था। लेकिन मुझे लगता है मानव जीवन है या जो शरीर है ये खाने से नहीं बढ़ता है, ये प्राणवायु के स्तर पर है। यदि आपको शुद्ध हवा, वायु, मिट्टी ये सब मिलती रहे तो बिना खाने के भी व्यक्ति लंबे समय तक रह सकता है और वस्तुतः ज़िंदगी भी पूरी निकाल सकता है। इसका उदाहरण है हमारे यहाँ हीरा मानक करके एक व्यक्ति हैं जो अपने भारतीय हैं और अमेरिका में उनका टेस्ट भी हुआ है। वो हवा पे रहते हैं, वो सूर्य ऊर्जा लेते हैं सीधा। सुबह सूर्योदय के समय वो खड़े हो जाते हैं और सूर्य की धूप को अंदर लेते हैं और 8 साल हो गए हैं उनको टेस्ट किया गया है कि इस व्यक्ति को एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो ये सब प्रकृति दे देती है। आपके यहाँ पारंपरिक प्राचीन काल में ऋषि मुनि जिस तरह जीवन बिताते थे वो सच था? निश्चित रूप से लगता है, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से 7 साल तो उसमें निकले, लेकिन पिछले 5-6 सालों से अंकुरित मूंग खा रहा हूँ, अंकुरित मोठ खा रहा हूँ, चने खा रहा हूँ, सब्जियाँ जो लौकी है या कद्दू है उसको किस कर उसको दही में मिलाकर खा रहा हूँ, फल खा रहा हूँ और स्वस्थ हूँ। पूरे देश में घूम रहा हूँ। पहला सुख निरोगी काया का संदेश, स्वस्थ भारत, स्वस्थ नागरिक। इसके लिए पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति भोजन करता है और भोजन को अगर वो उस तरह से ले, अंकुरित के रूप में, सब्जी के रूप में, फल के रूप में, सलाद के रूप में, तो उसे किसी डॉक्टर के पास या किसी नर्सिंग होम में जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। मेरा पूरा परिवार पिछले 12 सालों से किसी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा है। मैं ही नहीं, मेरी बेटी भी अच्छी हुई है, मेरी पत्नी भी अच्छी हुई। मेरी माँ को भी यूटेरस का कैंसर था, मैंने उनको नींबू पानी शहद पे रखा और 6 महीने सब्जियों पे, उनका कैंसर भी अच्छा हो गया और डॉक्टर चमत्कृत हुए। आज मेरी माताजी 70 वर्ष की हैं और बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं। लेकिन लोगों के मन में ये डर है कि आप बोलते वैसे सब्जियां खाने लगे तो एसिडिटी, जो सर दुखता है, वैसा कुछ होएगा तो? वस्तुतः हमारे अंदर जो विजातीय द्रव्य है या विजातीय मैटर है, जो फॉरेन मैटर है, जो शरीर के किसी काम का नहीं, वो अनडाइजेस्टेड रूप में पड़ा हुआ है। तो जब हम सब्जियां खाते हैं या मौसमी फल खाते हैं तो ये उसको साफ करती है, क्लीन करने की कोशिश करती है, सफाई करने की कोशिश करती है। तो उससे जब सफाई करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा किसी कमरे में यदि बहुत सारी धूल जमी हो और महीनों तक वो कमरा वैसा हो और यदि आप झाड़ू लगाएंगे तो धांस तो आएगी ना। हम कहेंगे झाड़ू लगा रहे इसलिए धांस आ रही है। इसी तरह जब झाड़ू की सफाई जब करते हैं धांस आती है, इसी तरह अंदर आपके अंदर सफाई जब होती है तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो ये सिरदर्द बीमारी नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में ये बताते हैं कि यदि आपको बुखार आता है तो वो मित्र रोग है, उल्टी होती है तो अच्छी बात है, पसीना आता है तो अच्छी बात है, दस्त लगते हैं तो अच्छी बात है। पसीना आता है तो बीपी है ऐसा लगता है हमको? नहीं, पसीना आपके शरीर से स्किन को क्लियर करता है। आपके चमड़ी में जो छेद हैं, बहुत सारे पोर्स हैं, उन पोर्स में से पसीना वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है और आपके शरीर के तापक्रम को मेंटेन करता है। श्रोते हो, आत्ता आपण डॉक्टर श्यामसुंदर गुप्ता यांच्याशी गप्पा मारल्या। त्यांनी सांगितलं की फक्त त्यांच्या हातामध्ये 8 दिवस होते आणि 8 दिवसामध्ये जे मृत्यूच्या दिशेने जाणार तर ते त्यांना जीवनदान मिळालं आणि आत्ता मिळालेलं सगळं हे 15 वर्षाचं पुढचं आयुष्य आहे ते बोनस आयुष्य आहे। मग त्याचा उपयोग काय केला ते आपण उद्याच्या भागात जाणून घेणार आहोत। तोपर्यंत नमस्कार। नमस्कार। मंथन मंथन